Good morning, students. In our last class, we have discussed the scattering of alpha particles, right? In that, we have discussed the experiment was done by Rutherford, और रदरफोर्ड ने अपने कोलैबोरेटर्स के साथ और आई शुड से द असिस्टेंट्स के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी हेल्प से वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचे और इन कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल है वो दिया था, राइट। इन दैट उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें उन्होंने कहा था कि एक एटम के अंदर जो मेजर पार्ट होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि वैकेंट होता है, वहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। और उन्होंने कहा था कि जो एटम का सेंटर होता है वहाँ पे एक बहुत डेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियस है या जो सेंटर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट। इतनी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। ऑल्सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एन और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग टू द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, दैट थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ from today we are going to start our new topic that is related to the experiment only, that is the distance of closest approach. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेसिकली ये क्या है, या इसी के बेसिस पे जो न्यूक्लियस का साइज है उसका एस्टिमेशन लगाया गया था। तो इसको हम इस नाम से भी समझ सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। इसी अप्रोच के बेसिस पे हम न्यूक्लियस के साइज का एक करेक्ट एस्टिमेट जो है वो लगा पाएंगे कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है, राइट। सो बेसिकली ये क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या होता है, हम इससे क्या समझते हैं, वो चीज़ यहाँ पे समझते हैं। सो रदरफोर्ड ने कहा था कि सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है जहाँ पर एक हाईली जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है, जिसको कि हमने बोला था न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस वो हिस्सा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। और चूंकि न्यूक्लियस सेंटर मोस्ट पार्ट में कंसंट्रेटेड है, तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होगा, यहाँ से अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है, ये हमने मान लिया ये एटम है, राइट। सो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से इस पर इंसिडेंट होगा, तो सिंस अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और यहाँ न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। और चूंकि ये वाला जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा पर जो चार्ज है उसके, तो इस कारण से जो अल्फा पार्टिकल है वो इससे टकरा के फिर से इस डायरेक्शन में लौट जाएगा, राइट। सो एक अल्फा पार्टिकल इधर आया, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियस से टकराया और फिर से वो लौट गया। अब लौटने के बाद हमने मान लिया उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी और अब वो इस पोजीशन पर है, राइट। सो न्यूक्लियस से टकराने के बाद जितनी पोजीशन उसने तय करी, मतलब न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक कि जब जहाँ पे वो टकराने के बाद वो एटम आया है, सॉरी पॉजिटिव आयन आया है, वो जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसको हम डिनोट करेंगे आर नोट से, राइट। सो जो डिस्टेंस होती है क्लोजेस्ट अप्रोच की उसको हम डिनोट करते हैं आर नोट से। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। नाउ स्टूडेंट, हमको डेरिवेशन निकालना है इस क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, इस आर नोट के लिए जो एक्सप्रेशन है वो हमको यहाँ से डिराइव करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी नो दैट the kinetic energy of alpha particle can be given by half mv square। since alpha particle जो है वो moving है और alpha particle जो है वो इंसिडेंट हो रहा है न्यूक्लियस पे with some it is moving with some velocity, और हमने मान लिया उसकी जो वेलोसिटी है that can be denoted by k alpha is equals to half mv square, where m is the mass of the particle and v be the velocity of the particle, right। also by Coulomb ka law I know one thing, this u is equals to
के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर नोड, राइट। हमको एक चीज पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पर जो डिस्टेंस है वो आर नोड है, इसलिए मैंने इसको आर नोड का स्क्वायर लिख दिया। आपको एक चीज पता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, आर नोट के बराबर। तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख सकता हूँ आर नोट। फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, दैट इज Q1 Q2 अपॉन में आर नोट स्क्वायर। आर नोट से आर नोट कैंसल एंड वी हैव गॉट दिस टर्म, राइट। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी U की, सिंस वर्क द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, तो मैं इस वर्क डन को एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, दैट इज आई हैव रिटन इट U, राइट। तो हमारे पास ये चीज, ये जो U पोटेंशियल एनर्जी, U जो एनर्जी है वो हमारे पास यहां से ये एक्सप्रेशन आया है, राइट। नाउ यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, अल्फा का चार्ज Q1 और यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसको मैंने मान लिया Q2, राइट। या से वाइस वर्सा, हम एक को Q1 एक को Q2 मान सकते हैं, राइट। अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो SI सिस्टम में इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, rest of the things will remain as it is, that is Q1 Q2 अपॉन में R नॉट, राइट। मुझे नहीं पता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये कौन से एटम का है, राइट। तो हमने मान लिया कि जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर हो गया Z, और अगर उसका एटॉमिक नंबर Z हो गया तो उस पर टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Ze, राइट। आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन का एटम हुआ तो Z की वैल्यू 1, राइट। हीलियम 2, इसी एंड सो ऑन, जितने भी ये एटम जिस भी एलिमेंट का है उसमें अगर मैं E से मल्टीप्लाई कर दूं, वेयर दिस Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। Q2 हो जाएगा 2E के बराबर, क्योंकि आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम का एटम, हीलियम के एटम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो उस पर 2 प्रोटॉन्स बचे हैं, और जो 2 प्रोटॉन्स बचे हैं उसका चार्ज हो जाएगा 2E के बराबर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। आर नोट आई हैव रिटन एज इट इज। नाउ यू विल गेट this K alpha is equals to R node into U, right। आप हम लिख सकते हैं, सॉरी, U is equals to R node into U is equals to R node into K alpha। मैं लिख सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, R नोड इंटू K अल्फा के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द वर्चू ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं सो आई विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी हियर। यहाँ पे अगर हम इन दोनों की सॉरी अगर मैं बात करूं आर नोड पर, दैट इज मुझे आर नोट के लिए निकालना है, तो अगर मैं आर नोट के लिए निकाल रहा हूं तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, राइट। सिंस आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, दैट इज यू कैन राइट दिस K अल्फा इज इक्वल्स टू U आर नोट के लिए, राइट। यहां से अगर हम वैल्यूज पुट करें सो दैट वी विल गेट this half mv square is equals to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट into Ze into 2E अपॉन में R नॉट। हमने कुछ नहीं किया है, जो वैल्यूज हैं के अल्फा की और U की वो वैल्यूज जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। हमको एक्सप्रेशन चाहिए R नोट के लिए, सो यहाँ से हम R नोट के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने की कोशिश करते हैं।
सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो मुझे दिक्कत दे रहा है कैलकुलेशन में, तो मैं इसको अभी के ही चलने देता हूँ। लास्ट में जब हम एक एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे ना, वहां पे हम इस के की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अभी हम के ही चलने देते हैं, राइट। यहाँ पे हमने इसको के के टर्म्स में ही लिख दिया, लास्ट में जाके हम इस के की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो आपको आर नोट की वैल्यू चाहिए, तो हमने आर नोट की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। ये आर नोट इधर चला जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, सो दैट वी विल गेट अपॉन में 1/2 एम वी स्क्वायर, और ये जो 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा, एंड यू विल गेट हियर 4e, राइट। सो आपके पास यहां से आर नोट की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 4z स्क्वायर के अपॉन में एम वी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नोट दैट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर। So this R node is nothing but the distance of closest approach. तो जो हमने लेकर चले थे R node, हमने उसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देता हूँ, सो दैट आई विल गेट 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर अपॉन में MV स्क्वायर, या इस 4 को भी साथ में लिख देते हैं, सो दैट अगर आप के की वैल्यू पुट कर देते हो तो ऐसा ही सिस्टम में आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आर नोट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4z स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर, राइट। सो ऐसा ही सिस्टम में हमारे पास आर नोट की वैल्यू आ गई यहाँ से, दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। सो बेसिकली इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज हमको बताया था। बेसिकली एटम का साइज बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, और जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया, सो दैट वी विल गेट 2z स्क्वायर के अपॉन में हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी, और आई कैन राइट दिस एज के अल्फा। और यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आर नोट इज इक्वल्स टू 2z स्क्वायर के अपॉन में के अल्फा, वेयर के इज द कांस्टेंट, राइट। और अगर आप के की भी वैल्यू पुट कर देते हो, सो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, दिस आर नोट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2z स्क्वायर अपॉन में के अल्फा, वेयर के अल्फा इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज द पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम एटम। यहाँ पे अगर मुझे सारी वैल्यूज पता हो तो मैं इजीली वैल्यू निकाल सकता हूँ आर नोट की, सिंस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, हमको इसकी वैल्यू पता है। दिस 2 इज आल्सो टेकन टू बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमको वो भी पता है। हमको एटॉमिक नंबर ऑफ Z मतलब वो एटम, मतलब जो एटम हमने लिया है उसका एटॉमिक नंबर, तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी, तो यहाँ पे गोल्ड का एटॉमिक नंबर हम लेंगे, राइट। ऑल्सो हमको पता है कि मतलब जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 79 हम लेंगे। और रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया था उसकी काइनेटिक एनर्जी उन्होंने ली थी 8.8 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल, राइट। जिस एनर्जी से उन्होंने 8.8 इंटू 10 टू द पावर 13, इस काइनेटिक एनर्जी से उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको इंसिडेंट करवाया था ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड फॉइल, दिस इज -13, राइट। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस आर नोड, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जब आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, सो आपके पास आर नोड की वैल्यू आ जाएगी, दिस आर नोड इज नियरली इक्वल्स टू 4.13 into 10 to the power -14 मीटर। तो हमारे पास हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दैट इज 4.13 into 10 to the power -14 मीटर। और यहाँ से ये कंक्लूजन लगाया गया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10 to the power -14 से 10 to the power -15 मीटर की रेंज के बीच में होता है।
राइट। तो इस तरीके से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से जो रदरफोर्ड थे उन्होंने हमको एटम के न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया कि एटम का न्यूक्लियस का साइज जो है वो इस रेंज में लाई करता है, राइट। सो रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, राइट। इट वाज द वेरी बिग डिस्कवरी। नाउ यहीं से हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू टर्म्स, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट डू वी मीन बाय इम्पैक्ट पैरामीटर, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है उस पे भी डिपेंडेंट होता है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो किस ट्रेजेक्टरी को, मतलब किस पाथ को फॉलो करेंगे, राइट। हमने अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट करवाया। अब जो अल्फा पार्टिकल है वो इस न्यूक्लियस पे आने के बाद या आने से पहले या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद किस किस पाथ को फॉलो करेगा, किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, ये चीज़ बहुत हद तक डिपेंड करती है इम्पैक्ट पैरामीटर पे भी, राइट। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर में बी डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर of an alpha particle from the center of the nucleus। न्यूक्लियस के सेंटर से अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूं तो जो टोटल डिस्टेंस होगी, जो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय बी, राइट। सो अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, कुछ इस तरीके से डेविएट हो गए, कुछ जो हैं वो इस तरीके से आगे निकल जाएंगे उसको क्रॉस ओवर करके। सो बेसिकली कोई भी अल्फा पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है। इम्पैक्ट पैरामीटर न्यूक्लियस के सेंटर से अगर मैं इस अल्फा पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूं तो उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b, राइट। एक चीज और, दैट इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। सो व्हाट डू वी मीन बाय द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग तो हमने फिगर में भी समझा था। जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करवाया तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एज इट इज जस्ट पास हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर हो रहे थे, राइट। सो कोई भी अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे इंसिडेंट डिफ्लेक्ट हो रहा है या स्कैटर हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। Angle of scattering is defined as the angle between the direction of approach and the direction of receding alpha particle, right। जैसे कि एक ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब वो जिस डायरेक्शन में चला गया उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा हियर, राइट। एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम लोग फिगर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में आ रहा था और अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, राइट। अब बेसिकली एक रिलेशन होता है इस बी और थीटा के बीच में, राइट। जो इम्पैक्ट पैरामीटर है और जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या होता है, दैट रिलेशन यू हैव टू लर्न दैट दिस b इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught, where 1 by 4 pi epsilon naught is constant, 2 ze square cot theta by 2 where this theta is the angle of scattering, z is the atomic number, e is the charge on electron अपॉन में mv square, राइट। तो ये जो है ये एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, दैट इज b और थीटा के बीच में।
यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यू विल गेट जेड ई स्क्वायर इंटू कॉट थीटा बाई टू, इसको 2/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे के से, राइट। सो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया that b is equals to 1/4 pi epsilon naught z e square cot theta by 2 upon में k। now यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, जो केसेस हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट आर दीज केसेस, वो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हाई हुई तो जो अल्फा पार्टिकल हैं वो ज़्यादा डेविएट होंगे, राइट। तो फर्स्ट केस बनता है कि अगर b की वैल्यू ज़्यादा तो थीटा भी ज़्यादा, मतलब जो डेविएशन होगा वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ऑब्वियस सी बात, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा तो जो अल्फा पार्टिकल हैं जो अल्फा पार्टिकल हैं वो कैसे निकल जाएंगे, अनडेविएटेड निकल जाएंगे, राइट। अगर b की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे विल मूव अनडेविएटेड। अगर b की वैल्यू कम हुई तो उनमें जो स्कैटरिंग होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल पे होगी, मतलब कि वो जिस डायरेक्शन से आ रहे थे उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाएंगे। अगर b की वैल्यू 0 हुई, इफ b इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर अल्फा इम्पैक्ट पैरामीटर अगर मैं 0 मान लेता हूं तो यहाँ पे मुझे थीटा को भी 0 मानना पड़ेगा, दैट इज इस थीटा बाय 2 को भी मुझे 0 मानना पड़ेगा, और कॉट में इस कॉट थीटा बाय 2 को मुझे 0 मानना पड़ेगा। कॉट में जो 0 वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पे होती है, कॉट से कॉट कैंसल, यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 के बराबर तो उस केस में जो हमको थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। मतलब अगर किसी एटम का, किसी पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है तो उस केस में जो स्कैटरिंग होगी वो कितनी होगी, कितने एंगल पे होगी, 180 डिग्री एंगल पर, राइट। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन दिस इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द एंगल ऑफ scattering, right? So these two are the important topics. You should learn the formula basically. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ समझने अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी, और जस्ट उस पर बेस्ड एक सिंपल सा डेरिवेशन था, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने किस तरीके से अपना मॉडल दिया, किस तरीके से उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। द फर्दर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।